गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। We know from our experience that human wants are unlimited. Multiplicity of wants do not permit us to reach a stage where all our wants are full satisfied. Since the means which are available to satisfy our wants are limited, we are also able to satisfy only few of our wants at a particular time. Satisfaction of a human wants follows some very important law, and one each important law is the law of diminishing marginal utility. H.S. Gosen thought the law of trace back to the Australian economics. H.S. Gosen taught the law of the diminishing marginal utility refer to the common experience of every consumer. It was first referred by the Gaussians, जिसे हम फर्स्ट गॉशन लॉ के नाम से भी जानने लगे थे। आप जानते हैं कि हमारे मतलब दैनिक जो मतलब हमारी जो डेली की फीलिंग्स होती है उसमें भूख को शांत करने के लिए हमें कुछ रोटियां वगैरह दी जाती हैं। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, और जिससे कि हमारी जो भूख होती है वो शांत हो जाती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में क्या होता है? यह नियम उपभोग को एक आधारभूत नियम होता है। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते जाने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है उससे पहली इकाई को उपभोग करने वाली प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। हमारे यहाँ जो गॉशंस थे उन्होंने जो नियम लगाया था इसे हम गॉशंस फर्स्ट लॉ के नाम से जानते थे। इसके बाद हमारे यहाँ प्रोफेसर मार्शल ने डेफिनेशन दी थी कि किसी भी मनुष्य किसी भी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है। द एडिशनल बेनिफिट्स विच अ पर्सन derive from a given increase of the stock of a things diminish with every increase in the stock which he already हैज़। अब इसके बाद आप देखिए इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ। एक उदाहरण के द्वारा आप इसको समझिए कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो आम खाना चाहता है। सिंपल से एक उदाहरण है। पहले आम खाने में उसको अधिक उपयोगिता मिलेगी क्योंकि पहला आम खाने से उसमें उसको क्या होगी, अधिक तीव्रता होगी। मान लीजिए पहला आम खाने से उसे 35% यूटिलिटी मिलती है। पहला आम खाने पे आम खाने की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी और दूसरा आम खाने से उसे 25 के बराबर ही यूटिलिटी मिलेगी। अब जब वो तीसरा आम खाता है तो उसकी जो यूटिलिटी वो घट के 15 और फोर्थ आम खाने पे उसकी जो यूटिलिटी होती है वो 5 हो जाती है। मतलब पाँचवा आम खाने पे उसको कोई भी उपयोगिता नहीं मिलती, अर्थात उसका जो आम खाने की आवश्यकता है या जो भी उसकी यूटिलिटी है आम से रिलेटेड वो क्या होती है, वहीं पे मतलब जब आम का उपभोग करता है तो वो उसको वहीं पे पूरा कर देती है। मतलब ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे इसमें आपका दे भी रखा है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्लाइस ऑफ ब्रेड का। देखो 1 से 25, 2 से 23, फिर 19, 15, 10, 0, 12 और -20, जैसा मैंने भी आपको एक आम का बताया था। इसको इन्होंने एक ग्राफ के द्वारा भी समझाया है कि इसमें क्या होता है कि पहले से इनको ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, फिर दूसरे से कम, तीसरे से और कम, चौथे से और कम, पाँचवें से और कम और छठे पे आके 0 हो जाती है। और उसके बाद यदि वो इस चीज़ का कंज्यूम करता है तो उसकी जो वो उपयोगिता होती है वो माइनस में चली जाती है। अब देखो कंडीशंस और एजप्शन ऑफ द लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किस किस कंडीशन पे ये होती हैं, मतलब कि मानी जाती हैं। पहला है द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस, मतलब कि जो भी वस्तु का उपयोग हो रहा है वो कैसे होना चाहिए। इसमें फर्स्ट आपका दिया है द फर्स्ट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ दैट द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सिमिलर इन क्वांटिटी और क्वालिटी। जो भी वस्तु का आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है, जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। मतलब कि यदि हम भोजन में किसी को रोटी बिना घी लगी दे रहे हैं तो वो जितनी भी रोटी हम उसको दें उसको घी लगी रोटी नहीं देनी चाहिए। यदि ऐसा होता तो रोटी का अगर हम घी लगा के देते तो क्या होता, रोटी का जो टेस्ट होता है वो जस्ट डबल हो जाता है और उसको बिना घी लगी रोटी और घी लगी रोटी दोनों से अलग अलग उपयोगिता मिलती है। सेकेंड है द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट द प्रोसेस ऑफ अ कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूसली, मतलब जो भी कंजप्शन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। मतलब ये नियम लागू होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वस्तु का हम निरंतर उपयोग करें। जैसे यदि हम भोजन करने बैठते हैं
तो एक ही बैठक में ही हमें उपभोग का कार्य करना चाहिए, मतलब कि पूरा खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रोटी 1 घंटे पे खाएँ, दूसरी रोटी दूसरे घंटे पे खाएँ, तीसरी रोटी तीसरे घंटे पे खाएँ। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी ऐसा करने पे जो वस्तु की तुष्टि होती है उसमें वृद्धि होती है और सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद आपका है द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सब्स्टिट्यूट शुड रिमेन द सेम, मतलब कि वस्तु में क्या होना चाहिए, द प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन। फॉर इंस्टेंस इफ द प्राइस ऑन आर्टिकल्स हैज़ रिड्यूस कॉन्सिडरेबली एंड हैज़ बिकम क्वाइट चीप, कंज्यूमर मे वांट is with increased intensity and the desire to get more and more of the articles will increase its utility। इसमें क्या होता है आपका देखिए, मतलब ये नियम तभी लागू होता है जब वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, उसका कोई भी मतलब प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए, इस तभी आपका ये नियम लागू होता है, अदरवाइज ये नियम की मान्यता यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है टेस्ट, हैबिट, फैशन एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन अनचेंज, मतलब कि जो भी कंज्यूम करने वाला व्यक्ति, उसका जो फैशन है, उसका जो हैबिट है, उसका जो टेस्ट है, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि इन बातों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता को पूर्व इकाइयों की अपेक्षा वस्तु की अगली इकाई से अधिक उपयुक्तता या तुष्टिगुण प्राप्त होता है। मानिए एक एग्जाम्पल के द्वारा, यदि कोई उपभोक्ता सिगरेट नहीं पीता है तो उसके लिए इसमें उपयोगिता या यूटिलिटी शून्य के बराबर होगी, जबकि उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ जाए तो उसको अधिक तुष्टिगुण का अनुभव होने लगेगा सिगरेट पीने से। अब इसके बाद द मेंटल आउटलुक ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम, जो भी व्यक्ति किसी चीज़ का कंज्यूम कर रहा है उसकी जो मेंटल स्थिति होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी ये नियम वहाँ पे लागू आप करवा सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। पहला अपवाद है नो चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट। अब जब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बिना अपवाद के कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। अब इसमें आपका पहला आता है नो चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर का जो टेस्ट होता है उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। द कंज्यूमर शुड नॉट हैव डेवलप लॉन्गिंग फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, द मोर बुक्स one reads or the more money as miser has the utility in each case will be the greater, because the character of the consumer had undergone of the change. The taste of reading of a person lift him high in the life and is able to appreciate and enjoy literature better than the he could before. So table units under this law, it is assumed that the commodity is taken in a suitable unit. For example, if a thirsty person start drinking water by a spoonful or hungry person eats bread mostly by morsel, the thirst or the hunger first gets stimulated and the utility at first rises rather than the falling. यदि कोई व्यक्ति प्यासा है और उसको हम एक एक बूंद चम्मच से पानी पिलाएं तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, मतलब कि जो भी यूनिट्स है वो बिल्कुल सुटेबली होनी चाहिए। सुटेबल टाइम इन ऑर्डर टू मेक द लॉ एप्लीकेबल, ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है द कम्युनिटी शुड बी कंज्यूम विद इन द सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय पे ही जब कोई सी चीज़ को कंज्यूम किया जाए, अदरवाइज द लॉ विल नॉट ऑपरेट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक योर ब्रेकफास्ट एट AM एंड लंच 2 PM, यू आर टेकिंग द यूटिलिटी ऑफ बोथ द मील्स। यदि आप 8 बजे नाश्ता करते हैं और 2 बजे खाना खाते हैं तो आपको दोनों में ही तुष्टि गुण की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप 8 बजे नाश्ता करते हो और हम आपको 9 बजे लंच दे दें तो यहाँ पे ये इसकी यूटिलिटी आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। नॉट एप्लीकेबल टू मनी, the desire to acquire more money is inherent in every human being. The more money a person has, the more he desire to acquire. A miser may spend less amount on consumption, but even a born miser spend some part of his income, however small it may be, on a food if not in anything else. जैसे कोई कंजूस होता है वो क्या करता है, अपनी इनकम का कुछ ही भाग अपने खाने पे खर्चा करता है, बाकी वो मतलब अपने पास बचा के रखता है। लॉ एज्यूम डैट द पीपल or the consumer consider for the study behavior rationally. If they behave abnormally or irrationally, the law will not hold good. In other words, the law of diminishing marginal utility applies only the normal person but not an abnormal person. एक normal person पे ही ये नियम लागू होता है, abnormal person पर लागू नहीं होता है। Real correction, the law of diminishing marginal utility does not apply to real correction like stamp, coins, old painting, इन सब पे ये नियम लागू नहीं होता है। Consumption of
Intoxicant, in the case of the consumption of intoxicant, it is pointed out that a person will derive increasing utility. For instance, a drunkard will like to have more pack after he had taken. जैसे कोई ड्रंकर है तो उसको हर एक पैक में एक नया ही यूटिलिटी गुड मिलेगा. इन द अदर वर्ड्स, द मोस्ट ही ड्रिंक्स द मोर ही लाइक इट. जितना ज़्यादा वो पैक पिएगा उतना ही ज़्यादा उसको उसमें यूटिलिटी मिलेगी. बट अ केयरफुल consideration will show that even in the case of a drunkard, after reaching a certain stage of consumption, the marginal utility will start decline. अब इसके बाद आता है change in other person stock. The law of diminishing marginal utility does not hold if there occurs a change in other people's stock. According to the law, marginal utility diminishes when there is an increase in our stock, but it is pointed out that in some cases the utility changes not because of a changing in our stock. No decrease in the desire for consideration power. Some people have the desire to acquire power. The more power by acquire, the more will be the desire for granting their power increase. This is really true the case of the politician वगैरह में ये केस ज़्यादा ट्रू होता है. Once they get elected to a body, they try to remain the position or aspire the get higher post. No decrease in the desire for display items. Some people spend a lot of money so and decorative items. Some people are made after his this. The more item for decoration and they buy, the more will be their desire to collect such items. For this reason it can be said the law of diminishing marginal utility does not apply. इसके बाद बच्चों ये चैप्टर आपका इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पहला है इसमें बेसिक ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. The law of diminishing marginal utility provides the functions of a various law of consumption. The law of demand, which is very important, the law of consumption is based on the law, क्योंकि इसका जो डिमांड का लॉ होता है वो कंजप्शन के लॉ पे ही डिपेंड करता है. According to law of demand, larger quantities of commodity would be purchased at a lower price. The smaller quantities at higher price because as you purchase more and more units of a commodity, the marginal utility diminishes. धीरे धीरे marginal utility क्या होती है, कम होने लगती है. Basis of the marginal utility, the law of equal marginal utility or the law of substitute the derived from the law of diminishing marginal utility. A consumer does not spend his total income or the purchase of one commodity alone. Instead, he spend it on the different commodities in such a manner as to ensure that the marginal utility obtained from every commodity purchased in the same relationship to price. Basis of consumer surplus, the utility derived by the consumer from the each successive units. हर एक यूनिट से सक्सेस होती है. He stop his purchase at the point where the utility derived equal utility lost. नेक्स्ट है आपका इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इफिशिएंसी. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फॉल इन द एफिशिएंसी ओइंग द राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के फील्ड में भी ये नियम लागू कैसे होता है वो देखिए. द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूशन इन द इन्फ्लुएंस बाय द प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. द डियरर फैक्टर विल बी substituted by the cheaper factor. The law of diminishing marginal utility will prove helpful to the understand the law of substitution. नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर. यूटिलाइज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू बिल्ड हिज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक फाइनेंस. Modern government follow the system of taxation, so transfer the purchasing power from the richer section to the society to the proper section. And last है आपका important in the field of exchange. The law of diminishing marginal utility has its own importance in the field of exchange also. When the supply of any commodity increase its marginal utility, decrease their price also come down. इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूँगी. या बच्चों एक सेकंड रुकिए, आप इसी लेक्चर में आप इसके क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वो बनता है स्टेट द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये चारों क्वेश्चंस आपके एक ही हैं. इसमें आपको पूरे चैप्टर्स को ही लिखना है, यानी कि जहाँ से आप इसकी मीनिंग शुरू होगी वो पूरा लिखना है. मार्शल और थॉमस की या जो भी आपको राइटर समझ आता है उनकी आप परिभाषा दीजिएगा. इलस्ट्रेशन आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा इसका. उसके बाद आपको चाहे तो आप ये ग्राफ इसका काट दीजिएगा. इसमें जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें आपको लिखना है. पहली कंडीशंस
आपको लिखनी है दूसरी कंडीशंस, तीसरी कंडीशन। केवल आप कंडीशंस का हेडिंग डालिएगा, उसके बारे में मत लिखिएगा। इसके बाद आपका आता है एक्सेप्शन केसेस, उसमें आप इसको पूरा लिखिएगा। देखिए पहले में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 6 लाइन में ग्रेटर तक लिखना है। सेकंड वाले में आपको पूरा लिखना है। सुटेबल फॉर टाइम में भी आपको पूरा लिखना है। नॉट एप्लीकेबल में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में एल्स तक लिखना है। इस पे देखिए यहाँ पे छोटा छोटा मैंने टिक भी लगाया है। वेयर कलेक्शन में आपको सेकंड में एंटिक एसेट्रा तक लिखना है। 6 वाले में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन में कंजप्शन ऑफ लिक्विड तक लिखना है। फिर उसके बाद 7th में आप देखिए आपको स्टॉक तक लिखना है। 8th वाले में आपको पॉलिटिशियंस तक लिखना है 4th लाइन में। एंड 9th वाले में आपको एक्सपेंडिचर तक इसको लिखना है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसे आपको लिखना है। इसके साथ आपका ये चैप्टर बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।